हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक की सीरीज लेके आया था यूपी टीजीटी साइंस के लिए। धमाकेदार 25 टॉपिक मैंने दिए विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के रिस्पॉन्स के बाद आप सबकी डिमांड आई कि सर कुछ टॉपिक और करा दो। तो फ्रेंड्स, नए सीरीज से शुरू कर रहे हैं 30 कोर टॉपिक सीरीज़। अब की बार हमारे टोटल टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो 30 कोर टॉपिक सीरीज से होने वाले हैं। 30 टॉपिक्स होने वाले हैं फ्रेंड्स। इस टॉपिक से फिर से मैं टारगेट करता हूँ लगभग आपके 160 मार्क से प्लस चले जाएंगे। 160 प्लस मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा जो होने वाला है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का ऊष्मा का नियम। देखिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इससे देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है। तो किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, क्या क्या अप्लाइंसेस होते हैं जिसमें ये लॉ लगता है, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, किस किस अप्लाइंसेस पे अप्लाई होता है, वो सभी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से उस टॉपिक को मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और 30 कोर टॉपिक की सीरीज को अगर आपको बेस्ट लगती है ये, तो मेरे पास लाइक आ जाना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना दिस इज़ द बेस्ट सीरीज। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दिस इज़ द बेस्ट सीरीज, और जिसने देख ली वो लिखता रहे दैट टॉपिक 1 आई हैव सीन, या टॉपिक 1 मेरा हो गया, मैंने देख ली है सर, और मुझे पता लग जाएगा फिर कि आपने देखी या नहीं देखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा काम होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट, लाइव क्लासेस के लिंक और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पर जाओ, स्टेप अप क्लासेस 02 सर्च करो, और वहाँ से आपको ये लोगो वाला हमारा ग्रुप दिखेगा। तो इस लोगो वाले ग्रुप को आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट और जो आपके डाउट हैं वो भी आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। वहाँ से मैं डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं जो मेरे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और वो आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका। सेकंड तरीका, आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बहुत बेनिफिशियली होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे PDF आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव क्लास के लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और डाउट तो आप अपने सॉल्व करा ही सकते हैं। सो बहुत ही बेस्ट हमारा ये चैनल भी चल रहा है और ग्रुप भी चल रहा है, तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यू टू द रेजिस्टेंस, हीट इज जनरेटेड इन द सर्किट एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। जनरली क्या होता है, जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है या किसी वायर में कोई करंट फ्लो करता है, तो करंट के कारण रेजिस्टेंस डेवलप होता है। करंट के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और उस रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है, यानी हीट बनती है, हीट उत्पन्न होती है। और हीट उत्पन्न होने से जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, जो चालक का तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण चालक का तापमान बढ़ जाता है, और इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी है, दोनों ही चीज़ हैं। लाभ ये है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं प्रेस, जो कपड़ों पर इस्त्री या प्रेस करने के काम आती है, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही संचालित होती है। ओके, जो हमारे पानी को गर्म करने के जो गीज़र होते हैं, ठीक है, वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं। जो बिजली की गीज़र आते हैं, हीटर जो होता है वो भी इसी पे डिपेंड होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ये तो हो गए लाभ। हानि क्या होती है, हानि होती है जैसे हमारे टीवी और कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, ये सिस्टम बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनरली हीट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, वर्क इफिशियंसी है, वो कम हो जाती है। ये इसकी हानि होती है। तो हमें दोनों ही चीज़ पता लगी कि इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब हमें ये पता लगना चाहिए कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस है,
तो हीटिंग कितनी जनरेट होगी, क्या हम हीट की अमाउंट निकाल सकते हैं? देखो अब एक बात यहाँ से समझना, जो हीट होती है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। तो हीट और एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। वो क्या होती है? जूल होती है। और यहाँ पर अगर हम हीट की ऐसा यूनिट लेके चलेंगे तो जूल लेके चलेंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए एक लॉ आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हीट कितनी जनरेट हो रही है वो निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं जूल का ऊष्मा का नियम, जूल का ऊष्मा का नियम। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा निम्न सभी के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई ना वो इन सभी चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के वर्ग के, दैट इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तार के प्रतिरोध के, तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा। सेकेंड टाइम, समय, हीट समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई अप्लायंसेस जितनी देर तक के लिए काम करेगा, जितने समय के लिए वो चलेगा, जितने समय के लिए उसमें बिजली रहेगी उतनी ज़्यादा उससे हीट प्रोड्यूस होगी। जनरली आपको पता है बहुत देर तक अप्लायंसेस चलने के दौरान गर्म हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट सा कंसेप्ट है दैट हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो इन तीन चीज़ों से जब हम इन तीन चीज़ों को एक साथ लाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला बन जाता है? H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज H इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर की जगह हमने क्या रख दिया? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमें यूज़ करने हैं, ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई अप्लायंसेस ऐसा दे रखा है जिसमें करंट के साथ बात कर रहे हैं, करंट के साथ बात कर रहे हैं, वो कहता है कि अप्लायंसेस में जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा, तब ध्यान दीजिएगा जो हीट होगी वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर किसी अप्लायंसेस में उन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज नहीं कर रहे, तब जो हीट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके कारण कुछ चीज़ें बदलती हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने दूसरे टॉपिक्स को, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, तो कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो इसे हीटिंग इफेक्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज आदि उपकरण इसी इफेक्ट पर काम करते हैं। उसमें प्रभाव कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों में अवांछनीय या फिर इसकी डिसएडवांटेज होती है। इन सब में, किसमें? कंप्यूटर में, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी और मोबाइल अगर हम देखें तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। हीटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो डिसएडवांटेज हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में भी हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होता, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। In electric bulb, most of the power consumed by the filament appear as a heat and a small part of it is radiated in the form of light। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक तरह से हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म होने के कारण ऊष्मा देता है, गर्म होने के कारण बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है। ऊष्मा के साथ साथ उसमें से लाइट भी बनती है, थोड़ी सी हमें कुछ पार्ट में लाइट भी मिलती है। ओके, तो ये उसकी एक तरह से एडवांटेज है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले टॉपिक में पढ़ा जो कि सारे के सारे एडवांटेज से रिलेटेड है। दूसरे हमने टॉपिक पे पढ़ा जो कंप्यूटर वगैरह है ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड हैं, इनमें डिसएडवांटेजेस है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारी इसकी क्या है? एडवांटेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट की कहाँ एडवांटेज कहाँ डिसएडवांटेज। तो देखिए टोस्टर जिसमें ब्रेड वगैरह गर्म होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिसमें हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हो रहा है, हीटिंग का यूज़ हो रहा है, समझ लो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की एडवांटेज है। टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, जो हमारी बिजली वाली केटल आती है, वो स्टोव, जो इलेक्ट्रिक स्टोव आते हैं, वो आपके आज के टाइम में इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, और वाटर हीटर, पानी गर्म करने के जो हीटर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो इन सभी में हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है? एप्लीकेशन होता है, मतलब इसकी एडवांटेजेस है। चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी अगर हम देखें तो ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। अब ये है क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये एक सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के
दौरान विद्युत उपकरणों की रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा फ्यूज़ कुछ इस टाइप का होता था, तो इसका ये पोर्सिलीन का होल्डर बनता था, मतलब एक तरह से हम पोर्सिलीन या बैकेलाइट भी कहते थे, तो उसका होल्डर बनता था, फिर इसमें कॉपर की फॉइल होती थी और एक फ्यूज़ वायर लगी रहती थी और इसे हम लाइव वायर से कनेक्ट कर देते। ये इतना बड़ा सा होता था, बहुत बड़ा सा। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी इसका साइज छोटा होता चला गया, तो ये अलग अलग टाइप के फ्यूज़ हैं जैसे हमारे अप्लाइंसेज होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे भी हमारा अप्लाइंस है उसमें यूज़ होते हैं। तो ये क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाता है। इतनी चीज़ पता लग गई। अब इसमें हमें पता लगा कि फ्यूज़ में फ्यूज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूज़ वायर की सारी इंपॉर्टेंस है। तो ये फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है, ये देखो, ये जो फ्यूज़ होती है ये शुद्ध टीन या तांबे और टीन के मिक्स धातु से बना होता है। तो ये या तो प्योर टीन का बना होता है या फिर एलॉय होता है कॉपर और टिन का एलॉय। तो फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन और प्योर टिन। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। ये पता होना चाहिए कि फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्यूज हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है। इसका जो फ्यूज वायर होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है ताकि ये जल्दी से पिघल जाए और टूट कर सर्किट को बचा सके। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस पूछेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो ये गर्म हो जाएगा। भाई हमें पता है ना H बराबर क्या होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, जितनी ज़्यादा हीट होगी तार गर्म होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण पिघल जाएगा, पिघल के टूटेगा और सर्किट को बचाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। समझ गए, ये इसका फंक्शन है। सो करंट कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज वायर इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। ये कहते हैं इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है फ्यूज वायर की कि कितना करंट ये झेल सकता है, वो जो हमारा अप्लायंसेस के होते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा आ जाए तो वो उसको रोक सकता है, वो उसको रोक सकता है और अप्लायंसेस में वो नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा के वो टूट जाएगा। ठीक है, सो करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस। और फ्यूज वायर की जो कैपेसिटी होती है कि फ्यूज वायर हम किस में नापते हैं, एम्पियर में ही हम लेके आते हैं। ये जो फ्यूज वायर होते हैं वो किसके बेस पे आते हैं, एम्पियर के बेस पे आते हैं। हम जाकर शॉप से कहेंगे कि हमें 2 एम्पियर का फ्यूज दे दो, 5 एम्पियर का फ्यूज दे दो, जैसा भी अप्लायंसेस होता है उसके अकॉर्डिंग मिली एम्पियर के भी फ्यूज आते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, तो फ्यूज वायर की तार की क्षमता को हमेशा करंट दैट इज एम्पियर के रूप में नापा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्यूज वायर था जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। खास बात क्या है कि वायर किसकी बनी होती है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन या फिर प्योर टिन की। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड लाइव वायर इन सीरीज विद लाइव वायर इन सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारी लाइव वायर होती है, जो फेज वायर जिसे हम कहते हैं उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है वायर का। ओके, और इसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। यानी अगर फ्यूज वायर की आपको कैपेसिटी निकालनी है तो वो आप किस में निकालोगे, एम्पियर में निकालोगे। अब एक और हीटिंग इफेक्ट का आता है, दैट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। बिकॉज ये कहते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है, बल्ब है, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट होता है, तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, उसका कारण क्या है। तो टंगस्टन का बनने का कारण क्या है, एक तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। अब जब हीट जनरेट करेगा तो उसमें लाइट भी क्रिएट होगी जिसके कारण वो चमकने लग जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, पहली बात तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है ताकि जल्दी से ना पिघले ना टूटे। ओके, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। अब ये टंगस्टन वायर का क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन वायर जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होती, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनर्ट inactive gas or inert gas like nitrogen and argon to prolong the life of filaments। अब एक तो ये ऑक्सीडाइज तो होता ही नहीं, फिर भी इसमें बल्ब के अंदर जो ग्लास केस होता है, कांच का जो केस होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट की लाइफ को थोड़ा बढ़ाया जा सके। ऑक्सीडाइज से तो बचता ही है, फिर भी ऑक्सीडाइज से और बचाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन सब्सटीट्यूट की जाती हैं, भरी जाती हैं। ओके, तो ये रीज़न था कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जो वायर होती है वो टंगस्टन की क्यों बनी होती है। मेन रीज़न है इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से पिघलता नहीं है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होती है और जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा लाइट की अमाउंट हमें देता है। ओके,
क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एक और चीज़ हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अभी आए थे इनमें जनरली जो वायर होती है वो नाइक्रोम की वायर होती है। नाइक्रोम इज़ अ मिक्स ऑफ निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम की मिक्स धातु होती है, दैट इज अलॉय होता है। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। वो इनमें फिलामेंट के रूप में यूज़ होती है। जो आयरन है हमारी इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी जो फिलामेंट होता है अंदर वायर होती है वो नाइक्रोम की वायर होती है। नाइक्रोम की वायर होने का क्या मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। ओके, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के। इस टॉपिक से किस किस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1000 वाट एंड 220 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ये कह रहे हैं एक हीटर है जिस पर 1000 वाट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हीटर का जो रेजिस्टेंस है, हीटर के एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, एक तो वाट दैट इज पावर दी हुई है, पावर दी हुई है कितनी 1000 वाट दी हुई है, और जो हमारे पास V है दैट इज वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, ये हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है R कितना होता है। तो फ्रेंड्स R के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। R के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/P। R के लिए फॉर्मूला क्या होता है V²/P। तो बस यहाँ से आप R कैलकुलेट कर लो। V क्या है 220 मल्टीप्लाई 220, क्योंकि V² है तो 220 मल्टीप्लाई 220 हो गया, और 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास R जो आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 22 इंटू 22 दैट विल बी 484 डिवाइडेड बाई 10 दैट विल बी 48.4 ओम। ओके, सो कौन सा आंसर आया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से ए आंसर आ गया। तो देखो फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि हीट ही निकालने के लिए आए, हीटिंग एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपको समझा दिया। कभी आप ये सोचे कि इसमें हीट निकालनी है, नहीं जी, रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ, ये कहना है जो फ्यूज वायर होती है वो किस टाइप की वायर है, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो फ्यूज वायर होती है उसका रेजिस्टेंस तो हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिससे वो ज़्यादा हीट जनरेट कर सके, और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ताकि वो जल्दी से पिघल सके। ओके, ये फ्यूज वायर की कंडीशंस होती है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखने की हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, और रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है I²RT अपॉन एनर्जी का आयाम क्या होगा। I²RT अपॉन एनर्जी का आयाम क्या होगा, जहाँ I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है, ये हमें बताना है। देखो I²RT, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला है, और मैंने कहा था हीट जो बराबर होती है वो एनर्जी के बराबर होती है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं जो ये I²RT इन्होंने लिखा वो टोटल इक्वल है किसके, एनर्जी के। अब इन्होंने डिवाइड में किससे लिखा है, वो भी एनर्जी। तो कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि एनर्जी अपॉन एनर्जी की विमा क्या होगी। तो एनर्जी अपॉन एनर्जी की विमा नहीं होगी, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होकर 1 करेंगे। तो विमा क्या हो जाएगी, अगर हमें लिखनी भी पड़ जाए तो ये जाएगी m0 L0 T की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। ओके, तो इसकी विमा ये हो जाएगी। सेट बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर। चलो अब एक और क्वेश्चन है, मान लो ये पूछते केवल I²RT की विमा क्या होगी, तो हमें पता है हीट की विमा दैट इज एनर्जी की विमा। तो हम इसमें एनर्जी का डायमेंशन लिख देते जो होता है mL² T की पावर -2, हम ये लिख देते इसमें। ओके, अगर केवल I²RT का पूछा होता तो हम ये लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि उसने डिवाइड में एनर्जी भी कर दिया तो भाई एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, m0 L0 T0। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं, इतना टिपिकल नहीं होता। अब हम सोच में बैठ गए थे कि I की विमा लगानी फिर R की फिर T की, नहीं, पहले थोड़ा सा सोचो कि क्या वो किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है तो इजी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मटेरियल विच इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब, ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा बल्ब के फिलामेंट के लिए यूज़ होता है। ये मैं अभी बता चुका हूँ, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, टंगस्टन। तो टंगस्टन यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का अगर हम सिंबल की बात करें W होता है। ओके, इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बेसिक आप याद रखिएगा, जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका 74 होता है। इसका जड़ कितना है, 74। और इसकी एक खास बात है कि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस गेन कर सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इसकी खास बात है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट अ फिक्स्ड वोल्टेज V। ये कहना है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक फिक्स्ड वोल्टेज V तक ही रह सकता है। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज डबल, अगर इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए, द हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर इन द गिवन टाइम T विल बी, तब इसके द्वारा हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी। हमें पता है H बराबर होता है V² अपॉन R इंटू T। अब इन्होंने कहा V जो है वो फिक्स है, फिक्स्ड है, ठीक है, T भी फिक्स्ड है क्योंकि T टाइम दिया हुआ है, ये भी फिक्स हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट H इज़ इन्वर्सली R, H जो है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर H बढ़ेगा, ठीक है, R घटेगा, या R घटेगा तो H बढ़ेगा। ओके, अब इन्होंने क्या करा, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। तो अब देखो अगर मैं H डैश निकालना चाहूँ तो H डैश विल भी होगा 1/2R के। भाई R डैश कितना हो गया, R डैश 2R करा ना करा, तो H डैश विल बी 1/2R। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2R। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ H डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 ऑफ H। भाई 1/R क्या है, H है, तो 1/2 ऑफ H। तो हीट कितनी हो गई, हीट हो गई पुराने वाले की आधी, दैट इज हाल्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी हो गई, आधी हीट हो गई। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दो, आप कहोगे सर R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I²RT में। फ्रेंड्स डिपेंड करेगा आपको कंडीशन क्या दे रखी है, वोल्टेज के साथ दे रखा है, वोल्टेज फिक्स रखी है, करंट फिक्स रखा है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ग्राफ वाला है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। A student carries out an experiment and plots the VI graph of the 3 samples of nichrome wire with the resistance R1, R2 and R3 respectively। इसने कहा कि एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया नाइक्रोम वायर के साथ, 3 सैंपल थे नाइक्रोम वायर के, मतलब 3 पीस थी नाइक्रोम वायर की, और उनसे जो रेजिस्टेंस आया वो आया R1, R2, R3। फर्स्ट वायर का R1, दूसरी वायर का R2 और R3, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। दैट R1 बराबर है R2 बराबर R3 के, R1 इज ग्रेटर देन R2 देन ग्रेटर देन R3, R3 इज ग्रेटर देन R2 विच इज़ ग्रेटर देन R1, या फिर R2 सबसे ज़्यादा है, R3 उससे कम और R1 सबसे कम। इन 3 में से कंडीशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर ग्राफ को समझना है तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि R जो होता है वो होता है V/I के। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। तो यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V से मैं ये कह सकता हूँ V जितना ज़्यादा R उतना ज़्यादा, V जितना कम R उतना कम, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात क्लियर हुई। और I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है अगर R बढ़ा तो I घटा, या I बढ़ा तो R घट गया, ये हम I के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ में ये ध्यान दो, हमारा जो पहला ग्राफ है R1 का, उसका पॉइंट ये है। इसके लिए अगर मैं देखूं तो V तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये V2 है और ये V3 है, तो ये V1, ये V2, ये V3। ओके, तो V1 सबसे ज़्यादा किस में है, V1 सबसे ज़्यादा किस में है बताओ। V1 सबसे ज़्यादा R1 में है, V2 में उससे कम, V3 में उससे कम। ओके, लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट सबसे ज़्यादा किस में है, R3 में। ओके, फिर किस में है, R2 में, और फिर किस में है, R1 में सबसे कम है। तो R1 में करंट सबसे कम है। तो अगर R1 में करंट सबसे कम है, ठीक है, ध्यान दो इसमें, अगर R1 में करंट जो है वो सबसे कम है, ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, और V इसका सबसे ज़्यादा है, ओके, तब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, R1 का, उससे कम R2 का, और सबसे कम किसका होगा, R3 का। ओके, क्योंकि इन्होंने कहा ना V और I के बीच ग्राफ खींचा है, V इसमें सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि जिसके लिए V की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, I की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम हो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम उसी में आएगा जिसमें V ज़्यादा I कम हो। तो किसका आ रहा है, V1 का आ रहा है, ठीक है, दैट इज 1 वाले का आ रहा है, R1 का आ रहा है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ द करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज डबल, ये कह रहे हैं अगर
करंट जो है किसी रजिस्टर में जो बह रहा है, ओके, वो डबल कर दिया जाए, यानी आई जो है वो 2i कर दिया जाए, ओके, वाइल द रेजिस्टेंस एंड द टाइम रिमेन कांस्टेंट, जबकि आर एंड टाइम ये दोनों कांस्टेंट रखा जाए, इनको कोई चेंज ना किया जाए। द हीट प्रोड्यूस विल बिकम, हीट जो है वो कितनी हो जाएगी, तो एच डैश बताना है। देखो भाई, हम ये मान के चलते हैं कि एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के है व्हेन आर एंड टी कांस्टेंट, जब इन दोनों को मैंने कांस्टेंट रखा है, ठीक। तो एच डैश विल भी क्या हो जाएगा, एच डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डैश का स्क्वायर, ओके, आई डैश स्क्वायर, ठीक। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ एच डैश जो होगा वो 2i के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो एच डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4i स्क्वायर, दैट विल बी एच डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 इंटू एच, ठीक है। तो हीट कितनी हो गई, हीट हो गई 4 गुना, सो डी इज द करेक्ट आंसर। हीट कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती, मैंने आपको हमेशा से कहा है वो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वाले और विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें कंपैरिजन करना होता है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and the parallel combination would be। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं कहूँगा आपके TGT PGT लेवल का क्वेश्चन ये है। इन्होंने कहा 2 वायर हैं, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, जो उनके रेजिस्टेंस होंगे वो भी सेम ही होंगे, दे हैव सेम रेजिस्टेंस, क्योंकि जब सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। सो ओके, तो हम ये मान के चलते हैं दैट वायर के जो रेजिस्टेंस है वो आर है, वो क्या है, आर, दोनों का ही आर है, ओके, बोथ वायर हैव सेम रेजिस्टेंस दैट इज आर, दोनों का रेजिस्टेंस आर है। अब इन्होंने इन्हें सीरीज में कनेक्ट करा, फिर इन्हें कैसे कनेक्ट करा, पैरेलल में। तो जब सीरीज में कनेक्ट करा, मान लो ये वायर है एक और ये भी एक वायर है, दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करा तो डायरेक्टली जोड़ दिया, ठीक है, ये भी आर ये भी आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 2R। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 2R हो जाता है। सीरीज में कितना हो जाता है, RS लिख देता हूँ, 2R हो जाता है। फिर उन्होंने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया, एक को ऐसे और दूसरे को ऐसे, इन्होंने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, तब जो पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है R/2, ये हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों के आ गए। अब इन्होंने कहा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा गया तब जो इनमें हीट जनरेट हुई सीरीज वाले में और पैरेलल वाले में, उनका रेशो बताना है। तो सीरीज वाले में हीट कितनी जनरेट होगी, HS क्या होता है, H बराबर क्या होता है, पहले H बराबर देखो, H बराबर क्या होता है, V²/R/T। अब V² क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल सेम रखा, मुझे नहीं पता करंट चेंज कराने का, पोटेंशियल सेम था इसलिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ से जो हीट आएगी, हीट जो आएगी सीरीज की, वो क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, वो आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RS, 1/RS। तो HS विल बी इक्वल, आप ये भी लिख सकते हो, V² T/2R। चलो ये हमने लिख दिया, HS तो ये आ गई। अब HP निकालो, HP में क्या होगा बताओ, इस बार हम R की जगह क्या रखेंगे, R/2, दैट विल बी V² T/R/2। तो HP बराबर क्या हो जाएगा, HP बराबर हो जाएगा 2V² T/R, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशो बताना है, रेशो क्या बताना है, HS/HP बताना है, सीरीज अपॉन पैरेलल बताना है, सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन की रेशो बतानी है। तो कॉम्बिनेशन की रेशो दैट इज सीरीज V² T/2R, और नीचे वाला क्या है 2V² T/R। तो R से R कैंसिल, V² T से V² T कैंसिल, तो HS/HP बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे 2 नीचे चला जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई, दैट इज 1/4। तो इनका रेशो क्या आ गया, इनका रेशो हो गया 1/4। C इज द
करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड देखो, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत बड़ा लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या दे दिया। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे से इसको तरीके से करना पड़ेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors 5 ohm and the 9 ohm respectively are connected in series to a 36 volt बैटरी। ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक 5 ohm का रेजिस्टर्स और एक 4 ohm का रेजिस्टर्स दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट है, जैसे मैंने कहा, और ये एक 36 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये बैटरी कितने की है, 36 वोल्ट। ये 5 ohm का रेजिस्टर है, ये 4 ohm का रेजिस्टर्स है। हीट डेसिपेटेड बाय द 4 ohm रजिस्टर्स इन 20 सेकेंड विल बी। ये कह रहे हैं 4 ohm के रजिस्टर के थ्रू कितनी हीट जनरेट होगी 20 सेकेंड के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब सीरीज कनेक्शन होता है ना, तो जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। इसके बीच वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसके बीच वोल्टेज V2 मान लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि मुझे इन दोनों की वोल्टेज अलग अलग पता लग जाए, और अलग अलग पता करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले करंट। क्या निकालना पड़ेगा, करंट, फिर मैं वोल्टेज निकालूं। तो अगर मुझे करंट पता ही लग गया तो मैं डायरेक्टली हीट का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूं। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या निकालूंगा, करंट। अब करंट निकालने के लिए मुझे पता है I बराबर क्या होता है, V/R होता है। I बराबर क्या होता है, V/R। तो मुझे सबसे पहले R निकालना पड़ेगा, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ohm प्लस 4 ohm। भाई दो तो रेजिस्टेंस है, एक 5 ohm का एक 4 ohm का, दैट विल बी 9 ohm। एक बात क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको ये देगा कि 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, दो तो रजिस्टर्स कनेक्टेड है, प्रतिरोध कनेक्ट है 5 ohm के 4 ohm के, एंड वायर आल्सो हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कहेंगे कि वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 0.5 का, तो आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो जनरली सीरीज में ही होता है। जनरली क्या वो होते ही सीरीज में, तो वो भी आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। ओके, तो R इक्वल क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि दो ही रजिस्टर्स हैं, एक 5 और एक, तो R बराबर 9 आ गया। तो मैं I निकाल सकता हूँ, I विल बी 36 डिवाइडेड बाई 9, दैट विल बी 4 एम्पियर। तो अब जब I आ गया, R मेरे पास आ गया, I आ गया, और T मुझे पता है 20 सेकेंड है, T बराबर कितना है 20 सेकेंड, तो मैं हीट आराम से निकाल सकता हूँ। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या हो, H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू T, ये होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर, R कितना है, R हमारा 9 ohm है दैट इज़ 9, और T कितना है, T है 20 सेकेंड दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 20। तो H बराबर क्या हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1280 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 1280 जूल। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ हीटिंग एलिमेंट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm फॉर 5 मिनट्स। ये भी लगभग सेम है। इन्होंने कहा कि एक सर्किट है जिसमें करंट जो है 2.5 एम्पियर का फ्लो करता है, रेजिस्टेंस जो है वो 40 ohm का है, और 5 मिनट के लिए है, 5 मिनट के लिए, 50 नहीं सॉरी, ये 5 है, कितने के लिए है, 5 मिनट के लिए है। तो 5 मिनट को हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा, दैट विल बी 5 × 60 300 सेकेंड्स के लिए। तो आपको क्या बताना पड़े, दैट हाउ मच हीट इज जनरेटेड इन द हीटिंग एलिमेंट, कितना हीट इसमें बन गया। तो हीट बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू T, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो H बराबर I स्क्वायर दैट इज 2.5 का स्क्वायर, R कितना है 40 है, टाइम कितना है 300 सेकेंड है। ये ध्यान देना, हीट अगर आप जूल में निकाल रहे हो तो टाइम आपको सेकेंड में रखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो हम जनरली जूल में निकालते हैं, भले ही बाद में किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, बात अलग है, लेकिन हम जो ऐसा यूनिट लेके चलते हैं, अगर हम एम्पियर रख रहे हैं, ओम रख रहे हैं, तो हमें टाइम भी सेकंड में रखना पड़ता है, जो कि ऐसा यूनिट होती है। तो 2.5 का स्क्वायर दैट विल बी 6.25 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 300। तो यहाँ से जो H बराबर आएगा वो आएगा 75,000 जूल, ये आएगा। तो इसमें से आंसर देख लो कौन सा है। पहला आंसर 15,000 गलत, दूसरा है 75 kg ओके, तीसरा है 7500 जूल, नहीं जी 7500 जूल नहीं है, 75,000 है। तो 75,000 को हम सीधे सीधे 75 किलो जूल भी लिख सकते हैं भाई, ये भी तो लिख सकते हैं। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मेरा जो है टॉपिक नंबर 1 था हीट वाला, ये होता है कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक से एक बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए। एक टॉपिक को समझाने के लिए 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाए। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप समझ गए होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिमांड रहेगी, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया। ये आप सभी को लिखना है, और मेरी जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे लिख देना कि टॉपिक इज़ क्लियर। ये जरूर फ्रेंड्स, कंजूसी मत किया कीजिए, आपका यही सपोर्ट हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलूंगा अगले टॉपिक नंबर 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।